नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं वह है हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत और उसके अंतर्गत प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में। जैसा पिछले व्याख्यान में हम बात कर चुके हैं कि मानव का स्वभाव किस तरह से हॉब्स ने हमारे सामने रखा था और यह बताया था कि किस तरह से मनुष्य स्वार्थी, अहमवादी, संघर्षमय और इच्छाओं की पूर्ति में लीन रहता है। तो इस स्वभाव के आधार पर जिस तरह के प्राकृतिक अवस्था की कल्पना हॉब्स ने की थी उसके संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि हॉब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था की बात की है वह राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति है, क्योंकि अब तक राज्य नामक कोई संस्था नहीं थी। तो ये जो कल्पना की है वो प्राकृतिक दशा की स्थिति है और उस समय में मनुष्य के किसी सामाजिक जीवन की कल्पना हॉब्स ने नहीं की है। हॉब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था की बात हमारे सामने रखी है उसमें यह माना है कि मनुष्य का जो स्वभाव है उसका जो चित्रण हमारे सामने रखा है उस स्वभाव के कारण ही या उसके परिणाम स्वरूप ही प्राकृतिक अवस्था की स्थिति की कल्पना हॉब्स ने की है और उसके अनुसार उसने प्राकृतिक अवस्था की चर्चा की है। वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था क्या है। उसका मानना था कि प्राकृतिक अवस्था सतत युद्ध के अतिरिक्त कोई स्थिति नहीं है, यानी मनुष्य की चूंकि स्थित जो प्रवृत्ति होती है, जो स्वभाव होता है, स्वार्थ से प्रेरित होता है और वो उस स्वार्थ को पूरा करने के लिए वह हमेशा युद्ध की स्थिति में लगा रहता है, चाहे उसमें कोई उसका अभिभावक हो, मित्र हो या कोई अन्य हो, उनके विरुद्ध भी वो उस कार्य को करने से या युद्ध को अंजाम देने से नहीं घबराता है। तो ये जो प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना यहाँ हॉब्स ने हमारे सामने प्रस्तुत की है वह एक तरह से एक काल्पनिक स्वरूप है, जिसमें वो मानता है कि चूंकि मनुष्य का स्वभाव स्वार्थ से जुड़ा हुआ है तो प्राकृतिक अवस्था भी उसी के अनुरूप जन्म लेगी। अब हम बात करेंगे कि प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य जीवन का स्वरूप कैसा था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मनुष्य का चूंकि स्वभाव बहुत स्वार्थ का है और मनुष्य इस स्वार्थ के कारण एक दूसरे के विरोध करने से या संघर्ष करने से भी नहीं चूकता। लेकिन चूंकि उसका स्वभाव इस तरह का है तो मनुष्य जीवन कैसा होगा, जो मनुष्य का जीवन प्राकृतिक अवस्था में कैसा होगा, उसकी कई स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। पहली बात कि मनुष्य क्योंकि अकेला रहता है तो उसके जीवन में एकाकीपन रहता है। एकाकीपन किस रूप में कि वह उस दशा में एकाकी होता है जब उसका कोई अभिभावक नहीं होता, मित्र नहीं होता या रक्षक नहीं होता, बल्कि सब एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो इस तरह की जो स्थिति प्राकृतिक अवस्था में देखने को मिलती है, तो इसलिए हॉब्स कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा है, एकाकी है। दूसरी बात कहता है कि वो निर्धनता की स्थिति भी उस प्राकृतिक अवस्था में देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि जब मनुष्य काम नहीं करता बल्कि वह तो हमेशा मारकाट, हिंसा, हत्या में लगा रहता है, क्योंकि वाणिज्य, व्यवसाय, कला और उद्योग धंधों का कोई विकास नहीं होता। तो क्या था, ऐसी स्थिति में निर्धनता सामने दिखाई देती थी। तो दूसरे शब्दों में जो प्राकृतिक जो जीवन था उसमें निर्धनता का बोलबाला था, गरीबी थी, क्योंकि मनुष्य केवल केवल और केवल हिंसक बनकर के रह गया था। साथ ही साथ वह कुत्सित था। कुत्सित सा मतलब कि जो मनुष्य है उसमें युद्ध, मारकाट, हिंसा और हत्या, केवल वही जो प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, इसके अलावा वह कहीं न कहीं भी नैतिकता की बात नहीं करता। उसका जीवन पशु के समान है। क्यों? क्योंकि वो आपस में जंगली पशुओं जैसा व्यवहार करते थे और साथ ही साथ और छोटा इसलिए था क्योंकि किसी भी क्षण वो कोई दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति के जीवन का अंत करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। साथ ही साथ जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जीवन जो हॉब्स ने महसूस किया, वो मानता था कि उसका जो जीवन था वो अवसादपूर्ण था और साथ ही साथ गतिरोधमय था। क्यों था? क्योंकि वो हर स्थिति में उसके दिमाग में, उसके विचारों में एक तरह से हिंसा और हत्या का बोलबाला था। हर क्षण एक कच्चे धागे से लटकती हुई तलवार उसके सिर पर नाचती रहती थी। किस तरह की तलवार? कि सबके विरुद्ध संघर्ष की जो स्थिति थी वो मनुष्य के दिमाग में एक इस तरह का स्वरूप स्थापित करती थी विचार का कि मुझे दूसरों को मारना है, उनका दमन करना है, अपनी शक्ति बढ़ानी है, यश पाना है। और जिस तरह से
रक्त पिपासु हो जाते हैं, नर पशु बन करके वह अपना जीवन यापन कर रहा था। तो जो जिस प्राकृतिक अवस्था की कल्पना हॉब्स ने की थी, उसमें उसका मानना था कि मनुष्य अपने अपने स्वभाव के कारण ही इस तरह के जीवन को जीता है। अब हम बात करेंगे कि प्राकृतिक अवस्था की जो चर्चा हॉब्स हमारे सामने करते हैं, उसकी मूल विशेषताएं क्या हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मनुष्य का जीवन संघर्षमय था, स्वार्थ से जुड़ा हुआ था, संघर्षता की जो स्थिति थी निरंतर बनी हुई थी। तो ऐसी स्थितियों में अगर हम प्राकृतिक अवस्था की मूल बातों को कहें तो हम पहली बात कह सकते हैं कि इसमें नैतिकता का सर्वथा अभाव तथा सत और असत का कोई विचार नहीं था। यानी मनुष्य क्योंकि हमेशा संघर्षशील था, हमेशा हत्या, मारकाट या हिंसा के लिए तत्पर रहता था, तो उसमें नैतिकता की कोई बात ही नहीं थी। नैतिकता के कोई मापदंड नहीं थे, कोई मानदंड नहीं थे। सत्य और असत यानी क्या सही है और क्या गलत है, उसका कोई विचार उसमें नहीं था। वो केवल और केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए संघर्ष में रहता था। दूसरी बात, जो दूसरी विशेषता है कि इसमें न्याय और अन्याय के विचार का अभाव था। न्याय कहाँ होता है? जहाँ हम दूसरों की हित की बात करते हैं या किसी के साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में तो मनुष्य कैसा है? केवल एक दूसरे से लड़ रहा है, संघर्षशील है, सतत रूप से केवल और केवल लड़ाई, मारकाट, हिंसा, हत्या की बात करता है। तो ऐसी स्थिति में न्याय की बात नहीं हो सकती। और अन्याय है, चूंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, तो अन्याय तो स्वतः सामने दिखाई देता है, क्योंकि उसमें मनुष्य दूसरे के जीवन के बारे में नहीं सोचता, बल्कि उसको खुद के अपने जीवन का डर सताता रहता है और उसका जो भय है, इसके कारण वो सदैव संघर्षशील बना रहता है। तो न्याय और अन्याय का जो विचार है वो भी पूर्ण रूप से उसका अभाव हमें दिखाई देता है। तीसरी बात कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव था। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति कभी दूसरे की संपत्ति को नहीं छोड़ता। सब एक दूसरे की संपत्ति को, धन को पाने की लालसा रखते हैं। मारकाट मचा हुआ है, हिंसा मची हुई है और उसका स्वभाव ऐसा है कि वह हमेशा इस चीज़ को पाने के लिए और होड़ करता है, बढ़ता रहता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव दिखता है। अब हम चर्चा करेंगे कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का जो स्वरूप है वो किस तरह का हमारे सामने रखा है। हॉब्स कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है पूर्णतया अराजकता की स्थिति है, क्योंकि इसमें जो है कहीं पर भी राज्य नामक कोई संस्था जो है कार्य नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जो मनुष्य का जो जीवन है वो कैसा है? अराजकता से पूर्ण है और हर कोई एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होता है। यानी किस खड़ा होने से मेरा मतलब है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट का सिद्धांत लागू था। मनुष्य जो चाहता था और जो करता था, जिसे चाहता था मगर कर डालता था। तो यह अवस्था मूल रूप में राज्य और उसकी बल शक्ति की उत्पत्ति के पूर्व की अवस्था थी। और साथ ही साथ प्राकृतिक अवस्था में उद्योग या कला कौशल का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि मनुष्य को ये भरोसा नहीं है कि जो वो उद्योग या कला कौशल से जो भी उसको प्राप्त होगा उसके लाभ का उपभोग वो कर सकेगा। तो इस अवस्था में किसी भी तरह की संस्कृति, सभ्यता, भवन, निर्माण, ज्ञान विज्ञान, कला साहित्य का विकास नहीं हो सकता था और मनुष्य को हमेशा भय और मृत्यु की आशंका बनी रहती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्राकृतिक अवस्था में जो मूल चीज जो सामने आती है, सबके विरुद्ध संघर्ष की स्थिति थी। इस अवस्था में नर पशु और रक्त पिपासु के रूप में मनुष्य का स्वरूप दिखाई देता था। शत्रुओं का दमन करना, शक्ति को बढ़ाना, यश पाने के लिए सब प्रकार की हिंसा और हत्या का अवलंबन जो है मनुष्य करता था। तो इस तरह से जो प्राकृतिक अवस्था का स्वरूप हॉब्स ने हमारे सामने रखा वो पूर्ण रूप से संघर्ष में था, संघर्षशील था। अब अंत में हम आपको यह कह सकते हैं कि हॉब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था की बात हमारे सामने रखी थी, उस प्राकृतिक अवस्था को लेकर के हॉब्स ने जो चर्चा की है वो काल्पनिक थी, वह वास्तविकता से जुड़ी हुई नहीं थी। और इसलिए हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि हॉब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था की चर्चा को लेकर हमारे सामने मनुष्य के स्वार्थी, अहमवादी, संघर्षमय स्थितियों की बात की है, वह एक तरह से काल्पनिक थी। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हॉब्स ने मनुष्य के स्वभाव को लेकर के जो हमारे सामने बात कही वह पूर्ण रूप में अनुचित थी, क्योंकि हॉब्स ने जो चर्चा की है वह मूल रूप में ये माना है कि मनुष्य के स्वभाव के कारण मनुष्य का जीवन असुरक्षित था और उसके सिर पर हर क्षण कच्चे धागे से लटकती हुई तलवार एक तरह से
लगी रहती थी, जिसका भय उसको सताता था। तो इस तरह से जो प्राकृतिक अवस्था की बात की है, वह मूल रूप में मनुष्य के स्वभाव से जुड़ी है। आज हमने बात की पूर्ण रूप में प्राकृतिक अवस्था को लेकर, जो कि हॉब्स द्वारा बताई गई है। आज का यह व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम नए विचार के साथ आपके साथ पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।